नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों के सामने रखी गई जो बाई मंथली होती है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एनुअलाइज जीडीपी के बाद ये पहली पॉलिसी थी और बहुत सारी कमेंट्री का इंतजार था। ये तो काफ़ी अनुमान लोग लगा रहे थे कि शायद रेट में कोई चेंज ना हो, लेकिन कमेंट्री क्या होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने जो फैसला लिया, एक तो उन्होंने जो रिपो रेट है वो 6.5% पर अनचेंज रखा, कोई बदलाव नहीं किया, यानी पॉज बरकरार है। एलिवेटेड लेवल पे है लेकिन पॉज है, ये एक अच्छा संकेत था। दूसरा उन्होंने किया कि जो इस साल का जीडीपी का प्रोजेक्शन है साल भर का FY24 का, वो 6.5% पर अनचेंज रखा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। और इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसमें थोड़ी सी कमी की है, एनुअलाइज्ड 5.2 की बजाय अब 5.1% का उनका टारगेट है कि साल भर में ये रहेगा। तो कुल मिला के ये जो तीनों बड़े फैसले थे जिस पे बाजार की नज़र थी वो बाजार को पसंद आए, क्योंकि कोई ऐसा चेंज नहीं था। बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, तो वो कोई अनसर्टेनिटी थी नहीं। हालांकि कमेंट्री में उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि आगे जाते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे नज़र हमारी बनी हुई है, और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हम मुश्किलों से एकदम बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वैश्विक बाजार में बहुत अनसर्टेनिटी है अभी। फिनेंशियल मार्केट में ख़ास तौर पे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस लगातार अभी भी बने हुए हैं, और इन्फ्लेशन नीचे ज़रूर आ रहा है लेकिन अभी भी वो कंफर्ट जोन नहीं है, क्योंकि जो 4 से 6 की रेंज है उसमें भी अगर आप 5.1 भी है तो हायर साइड की तरफ थोड़ा टिल्ट उसका है, हालांकि नीचे धीरे धीरे आ रहा है। और एक चीज़ और जो मेंशन थी कि एल नीनो हो सकता है कि मानसून को थोड़ा गड़बड़ करे, तो उस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी सामने पेश की गई। और मैं तो ये कहूँगा कि आरबीआई ने एक ऐसी पॉलिसी रखी जो दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक शायद उस मुश्किलों से जूझ रहे हैं जहाँ पे उनके यहाँ ये डिबेट चलती रहती है और हर समय कुछ ना कुछ ऊपर नीचे फैसले होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी है और जो बात उन्होंने कही लगभग वही आ रही है। जो उन्होंने टारगेट इन्फ्लेशन के रखे वो मीट हो रहे हैं, जो उन्होंने ग्रोथ के टारगेट रखे वो मीट हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई बिल्कुल सही ट्रैक पर है और असेसमेंट इकोनॉमी का और वर्ल्ड इकोनॉमी का एकदम अब तक सही पड़ता हुआ दिख रहा है। आगे भी हम उम्मीद ऐसा करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि शक्तिकांत दास गवर्नर साहब ने क्या बातचीत की। The MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility and the bank rates, they stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Geopolitical tensions, uncertainties around the monsoon and international commodity prices, especially sugar and rice and also crude oil, and the volatility in global financial markets pose upside risks to inflation. Taking into account these factors and assuming a normal monsoon, CPI headline inflation is projected at 5.1% for 23-24, with Q1 at 4.6%, Q2 at 5.2%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.2%. Headline inflation still remains above the target, and being within the tolerance band is not enough. Our goal is to achieve the target of 4% going forward. 4% का लक्ष्य अचीव करना है और टॉलरेंस बैंड के अंदर है, लेकिन टॉलरेंट नहीं है। मोटे तौर पे अगर आप इसको कहें तो ये है। तो ये एक कंफर्ट जोन की पॉलिसी आप कह सकते हैं कि अब तक से जा रही है, लेकिन इसी के बहाने स्टेटस ऑफ इकोनॉमी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्राउंड पे हो रहा है बिजनेसेस के बीच में, क्रेडिट ग्रोथ के बीच में क्या सिचुएशन बन रही है, और इससे आगे का रास्ता इंडस्ट्रीज़ के लिए खास तौर पे क्या होने वाला है और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट को या बाज़ार को या इकोनॉमी को दिक्कत में डाल सकती है। हालांकि क्रूड अभी तक हमारे फेवर में जा रहा है, 75 से 80 के बैंड में अभी तक काफ़ी दिनों से घूम रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हिरनदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हिरनदानी जी।
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा और साथ ही इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा जी और मैक्रोमोजैक के फाउंडर मनीष डांगी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शर्मा जी, कैसी लगी आपको पॉलिसी? गवर्नर साहब तो एक अच्छी तस्वीर रख रहे हैं और उनके प्रोजेक्शंस बाय एंड लार्ज एकदम सही पड़े हैं अब तक, और हम तो ये कह भी रहे हैं कि दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकों से बेटर उन्होंने मैनेज किया है। संतुष्ट हैं आप? जी, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है बहुत ही इफेक्टिव सिद्ध हुई है। अगर हम देखें कि आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट इंक्रीज किया एक साल में, अप्रैल 2022 से लेके अभी तक अप्रैल तक, तो अभी तो पॉज है। तो 250 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन जो है 310 बेसिस पॉइंट नीचे आया उसके पीक से, मायने तो 3.1%, जो एक बहुत बड़ी चीज है। जो अगर हम लीडिंग इकोनॉमीज को देखें, जो हमारी 10 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं और जो इन्फ्लेशन इम्पैक्टेड है, तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी रही है तो हमारी इंडिया की रही है। अभी दूसरे इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन जो है या तो वो बहुत ही स्टिकी जोन में है या फिर जो उनका टॉलरेंस लेवल है उससे बहुत ऊपर है। हमारा इन्फ्लेशन खाली 70 बेसिस पॉइंट 0.7% ही हमारे टॉलरेंस लेवल से ऊपर है। और जैसे कि गवर्नर साहब ने बताया कि हमारा लक्ष्य जो है वो 4% का है, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है। जहां पे हम देख रहे हैं कि WPI प्राइसेस में बहुत बड़ी करेक्शन आई है, वो माइनस में चले गए हैं, तो उसी के मद्देनजर जो CPI के प्राइसेस हैं उनमें भी बहुत बड़ी गिरावट रहेगी और जो इन्फ्लेशन है वो विद इन द टारगेट बैंड आ जाएगा। और हमें लगता है कि कुछ ही महीनों में शायद ये 4% से भी नीचे आएगा, तो जो कि विद इन बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी रहेगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आरबीआई ने इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस किया डिस्पाइट दी सो मेनी हेडविंड्स एट द ग्लोबल लेवल, जो बहुत बड़ी एक ऐसा चैलेंज था कि हम ग्रोथ को कैसे मेंटेन कर पाएंगे इतने हाई इन्फ्लेशन के साथ, वो आरबीआई ने करके दिखाया। और हमारी ग्रोथ है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रही है। पहले हम ग्रोथ का अनुमान लगा रहे थे कि 6.8 रहेगा या 9 रहेगा, लेकिन हमारी ग्रोथ 7% को भी एक्सीड कर गई है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि डिस्पाइट इन्फ्लेशन हमने अपनी ग्रोथ को मेंटेन किया और हम अपने लक्ष्य से भी ऊपर का ग्रोथ हम हासिल कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से आरबीआई ने अनुमान दिया है कि 6.5% का ग्रोथ रहेगा, वो हमें तो लगता है कि शायद इससे भी ज्यादा रहेगा। जिस तरीके से अप्रैल और मई की इकोनॉमिक एक्टिविटी का रुझान है, जिस तरीके से हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं, डॉक्टर शर्मा जी, आरबीआई खुद मानता है कि Q1 को अगर छोड़ दे, जहां पे 4.6% का उनका अनुमान है इन्फ्लेशन का, आगे वो 5% से ऊपर के ही वो खुद टारगेट लेके चल रहे हैं। फिर आपको ये क्यों उम्मीद है कि वो 4 से भी नीचे आ सकता है? देखिए, जो अनुमान होता है शुरू में वो कभी भी रिवाइज हो सकता है। जैसे अभी हमने 2022-23 के आंकड़े को रिवाइज किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो एक बार अनाउंस हो गया वो वैसा ही चलेगा। लेकिन हमें इंडस्ट्री बॉडी के हिसाब से लगता है, जिस तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कि शायद इस साल भी जो ग्रोथ है वो एस्टिमेट से सरपास करेगी और ग्रोथ जो है वो लगभग 7% के आसपास हम इस साल भी हासिल करेंगे। क्योंकि जिस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम बिजनेस में देख रहे हैं, तो उससे लगता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज फास्टर देन एज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर। तो उसी के मद्देनजर हम बता रहे हैं कि ग्रोथ है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को आगे भी एक्सीड करने वाली है। हम जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ को मजबूत कर चुके हैं। जो सरकार ने रिफॉर्म्स की, जो खासकर पिछले 3-4 साल में रिफॉर्म्स हुई हैं, उनका जो लैग्ड इम्पैक्ट है, जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, वो हमारे सामने अभी विजिबल होना शुरू हो गया है और ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेशंस को लगातार एक्सीड कर रही है। ओके, डॉक्टर निरंजन हिरानंदानी जी, सर इन्फ्लेशन नीचे आ गया है ना, और ग्रोथ रेट ठीक चल रही है और अनुमान भी वैसे ही आ रहे हैं, तो फिर ब्याज दरें कट करने की तो कोई संभावना बनती नहीं है। आप खुश हैं? हाँ, मैं तो, क्योंकि ओवरऑल जो डिसीजन रहा है वो पॉजिटिव है और आई थिंक फ्यूचर ये कम हो ही जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन का कंट्रोल आ गया है, बोथ विद द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई और इंटरवेंशन बाय निर्मला सीतारमन जी ऑन फिस्कल इंटरवेंशन। ये दोनों के इंटरवेंशन के कारण हम ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन कंट्रोल दोनों कर पाए हैं। सिर्फ आरबीआई को हम क्रेडिट नहीं दे सकते,
क्योंकि उनको भी देना ही चाहिए, लेकिन ये कंबाइन एफर्ट है आरबीआई की इन द फिस्कल इंटरवेंशन और मॉनेटरी इंटरवेंशन और केंद्र सरकार को ऑन द बेसिस ऑफ फिस्कल इंटरवेंशन। ये दोनों के इंटरवेंशन के कारण हम हमारा मकसद हम पूरा कर सके। सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टोरी। विश्व में हमें सब लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और सही दे रहे हैं। जी, शायद डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी शिकायत थी कि ब्याज दरें नीचे आनी चाहिए क्योंकि हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है वो नीचे आनी चाहिए, बट ऐसा कोई माहौल फिलहाल दिसंबर तक तो बनता नहीं दिख रहा है। मैं अग्री नहीं करता। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एटलीस्ट इन इंडिया हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू डू सो। लेकिन ऑफ कोर्स हम विश्व के ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए हमें करना पड़ेगा। लेकिन आई डू बिलीव के प्रोबेबली इन अनदर 2 to 3 months एक ऐसे संजोग आ जाएगा जहां हम ब्याज का कम भी कर सकेंगे। सर वो संजोग क्या है वो मैं समझना चाह रहा, कैसे, मतलब क्या माहौल बनेगा? देखिए अगर ग्रोथ चल रही है अच्छी, नहीं, इट इज वेरी क्लियर। इफ यू कैन हम इन्फ्लेशन को कर पाएंगे और ग्रोथ को हम बढ़ाएंगे तो नेचुरली हमारे अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में हम ब्याज क्यों बढ़ा रहे हैं? हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इन्फ्लेशन मॉनेटरी और फिस्कल की तारीख से हम कर रहे हैं, तो इट इज ऑटोमेटिक दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन देयर इज अ चैलेंज इंटरनेशनली। जो दूसरे कंट्रीज हैं वो हमारी डायरेक्शंस को कैसे देखते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू डू इट। मुझे लग रहा है कि इफ यू वांट ग्रोथ स्टोरी टू गो फर्दर फास्टर, जो अब से भी फास्ट करना चाहते हैं, तो हमें वी विल हैव टू कंसिडर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स आल्सो। ओके मनीष जी, कैसे लगी आपको पॉलिसी? प्लस अगर ग्रोथ आ रही है इस माहौल में जहां पे एलिवेटेड रेट्स हैं, तो रेट क्यों कट करें हम? रेट तो इसलिए कट किए जाते हैं क्योंकि ग्रोथ हैम्पर हो रही है। जब ग्रोथ आ ही रही है तो हमको रेट क्यों कम करना चाहिए? नीरज, एक्चुअली जो निरंजन जी का पहला पार्ट आंसर था कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है कि हमारा इन्फ्लेशन ठीक से मैनेज हो पाया है पूरे 3 सालों में। उससे मोर और लेस 100% अग्री करता हूँ। और उसके पीछे आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूं उससे पहले एक छोटी सी बात की, जो बड़ा डॉक्ट्रिन है वो मोदी डॉक्ट्रिन आप उसको बोल सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे कभी भी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे या पिछले 9 साल से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, मोर और लेस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा है, उसमें आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल है कि उस डॉक्ट्रिन के चलते कभी भी हम बहुत ज्यादा स्प्लर्ज नहीं करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी या इस तरह की पॉलिसी से इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, और मोटा मोटी इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो जनरल मैक्रो सेटअप है उस हिसाब से एक कमोबेश ठीक ठाक पॉलिसी रखें, जिससे कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़े। ग्रोथ को पिवट करने के लिए या ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का जनरली यूटिलाइज नहीं किया जाता है हिंदुस्तान में। तो वो बेसिक मोदी डॉक्ट्रिन अगर मैं समझूं पिछले 9 साल का, तो वो ऐसा है। और उस स्पेक्टिकल से अगर मैं अगला साल भर को व्यू करूं, तो बिकॉज छोटा मोटा रिस्क अब है कि क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो इस साल किसी भी एंगल से हमारा जो बड़ी मुश्किल से जो कैड अगर हाथ में आया है, इन्फ्लेशन ठीक से आफ्टर 2.5 साल के थोड़ा सा इधर उधर रहने के बाद में जब कंट्रोल में आई है, तो मेरे ख्याल से उस डॉक्ट्रिन के चलते ये पूरा साल मेरे ख्याल से आरबीआई इसको सिर्फ स्टेबल और 6.5 के आसपास ही अगर पॉलिसी को रखे, मेरे ख्याल से वो एक नेट आउटकम आ पाएगा नीरज। इंस्टेड ऑफ ग्रोथ को वापस से 6-8-9 महीने बाद में रीस्टिमुलेट करने के लिए हम एक्चुअली रेटों को काटना शुरू कर दें, क्योंकि एल नीनो का रिस्क जो है वो 70-80% कुछ दिक्कत आ रही है जी। नहीं मनीष, जो हालांकि
ग्लोबल रिसेशन का रिस्क है 24 के अंदर? जी कंटिन्यू करिए प्लीज, वो आपके उसमें ऑडियो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था। नहीं, अच्छा, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ख्याल से मेरा छोटी समरी यही है कि गिवन दोनों तरह की रिस्क के चलते इन्फ्लेशन के और ग्रोथ के अंदर इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल हिंदुस्तान में होता नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अगला पूरा साल हम 6.5 के आसपास ही बिता दें तो वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक बेस्ट आउटकम होगा। मेरे ख्याल से वही लाइकली आउटकम होने वाला है। डॉक्टर हिरनदानी, डू यू एग्री? नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ धीरज जी। सिचुएशन तो बहुत जल्दी चेंज हो रही है और देखिए ना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो हम कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी में हमने जो रशिया से तेल खरीदा उसमें 80,000 करोड़ का फायदा देश को हुआ बाय परचेसिंग फ्रॉम रशिया। वो बहुत बड़ी बात है। सो ओवरऑल हम ग्रोथ स्टोरी देखते हैं, इंटरनल ग्रोथ हमें उसको बूस्ट करना है तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात है कि हमारे दो कारण मेन इन्फ्लेशन रहा है। इन्फ्लेशन एक है फूड इन्फ्लेशन और दूसरा तेल इन्फ्लेशन, ऑयल इन्फ्लेशन। हम तेल का तो कंट्रोल कर पा रहे क्योंकि हम रशिया से डील कर रहे हैं ये सिचुएशन में, और फूड का मेरे अंदाज से इस साल में खाने के माध्यम से हमें इजी हो जाए तो मेरे अंदाज से ये दो कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो इट इज पॉसिबल फॉर RBI to reduce the interest rates. It's not necessary कि हमें दूसरे देशों, because मेरे अंदाज से our target should be how to reach a double-digit growth in the next 1 year. और जब तक हम ये रिस्क नहीं लेंगे of reducing interest rates and giving a push to the economy, keeping in mind of course ये दो बातें को हम ध्यान में रखते हुए, suppose food inflation ज्यादा हो गया तो naturally हम नहीं कर पाएंगे। तेल का सपोज कठिनाई फिर आ जाए तो हमें प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन ये दो चीज नहीं होंगे तो देयर इज अ गुड चॉइस फॉर RBI टू अगेन रिड्यूस इंटरेस्ट रेट मे बी आफ्टर 2-3 months। वो जरूर हो सकता है एंड इट कैन कॉज अ GDP ग्रोथ बियॉन्ड योर एंड माय इमेजिनेशन। ओके मनीष जी प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ एक अपने फ्रेमवर्क में क्योंकि दूसरी बातें कही तो एक चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि क्योंकि एक इलेक्शन ईयर है तो आप जो कर्नाटका में देख रहे हैं, राजस्थान, MP सब जगह जिसको आप रेवड़ी बोला जाता है आजकल, फ्रीबीज, अंग्रेजी में फ्रीबीज, मैसिव फ्रीबीज है। जो आप जो ये देखिए, अगर जो 50-60 साल का जो इतिहास समझते हैं तो हिंदुस्तान में एक साइकिल के फिस्कल कंजर्वेटिव और एग्रेशन जो है 10 साल 12 साल के साइकिल में चलता है। तो जो फिस्कल कंजर्वेटिव साइकिल है वो मोर और लेस जो पिछले 9-10 साल 2013 के बाद में 9 और 10 साल का कंजर्वेटिव साइकिल है, आई थिंक इज कमिंग टू एन एंड। तो उस चीज को अब ये 6-12 महीने में कितना फर्क पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलरेडी उसके सिम्टम्स हैं कि मोर और लेस सारे स्टेट्स जो हैं अभी with force actually trying to distribute so-called revenues, and to that extent I think उसका असर both growth पे पॉजिटिव रहेगा बट साथ साथ में इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव रहेगा, मीनिंग नेगेटिव रहेगा। मतलब नहीं, वो सही कहा आपने, इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव रहेगा ऊपर साइड पे। साकेत जी, क्या रेट कट एक, मतलब अब मैं पूछ रहा हूँ, सवाल करो, पॉलिटिकल डिसीजन होगा क्या? इसका फ्रेमवर्क क्या? देखिए अभी बताया कि 80,000 करोड़ का हमने ऑयल इंपोर्ट से पैसा बचाया, करीब 42% ऑयल जो हम देश में कुल इंपोर्ट कर रहे हैं वो रशियन है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा बेनिफिट का हो रहा है। लेकिन अब वो 60 से ऊपर जाता है तो फिर हमें पेमेंट के भी इश्यूज खड़े होते हैं, रुपया नहीं दे पाते हैं। ये जो सिनेरियो पूरी बन रही ना, इसमें अपने हिंदी में कहते हैं कांटे से कांटा निकालने वाला, कि आप सब कुछ एज पे हैं। 5.1% अगर मिडिल पॉइंट लें तो ऊपर साइड की तरफ है, ठीक है। इन्फ्लेशन का टारगेट RBI का 6.5% का है, बहुत सारे लोग तो 6 भी दे रहे हैं, अभी वर्ल्ड बैंक ने तो थोड़ा सा कटकुटा भी कर दिया है। ऐसे में रेट काट देना, मैं मानता हूँ कि जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है वो ये कहती है कि अगर ग्रोथ आ रही है तो रेट काटने की जरूरत क्या है। एक दौर भारत में ऐसा भी हम लोगों ने देखा जब रेट भी बढ़ रहे थे तो ग्रोथ भी बढ़ रही थी। तो क्या इस सिनेरियो में अगर रेट कट होता तो वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा? मतलब ये बहुत ही लोडेड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन चूंकि बात चली रही चुनाव की तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। साकेत जी, वैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स तो साथ साथ चलते ही हैं जी, तो इसलिए डिसीजन में कहीं ना कहीं तो राजनीतिक इनपुट आता है। पर मैं मनीष जी से सहमत हूँ इस समय, और जो एक्चुअली मनीष जी और जो इस समय माननीय गवर्नर RBI ने भी जो कहा है
कि हालांकि सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है इस समय, जो अंडरलाइंग रिस्क हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन है, हमने कितना तेल उनसे आयात किया है, उसको आप सोचें कि कल अगर मान लीजिए कुछ उनकी सप्लाई में कल प्रॉब्लम आ जाती है कुछ वॉर की वजह से, तो उससे हमारे ऊपर अंडरलाइंग रिस्क कितना ज्यादा है। तो एक तो ये एल नीनो हुआ, ये हुआ, इंटरेस्ट रेट्स बाहर के क्या हैं, यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी को आप देख ही रहे हैं, काफी बुरी हालत में है। तो इन सब चीजों के साथ अंडरलाइंग रिस्क इस समय डेफिनेटली वारंट करता है जो आरबीआई ने कहा है कि वेट एंड वॉच अप्रोच। दूसरा, हमारे देश में और पाश्चात्य देशों में जो फर्क है वो ये है कि वहां पे जैसे रेट मान लीजिए नीचे करके क्रेडिट को छोड़ दिया जाता है, तो जो पॉपुलेशन है वो इतनी गरीब पॉपुलेशन वहां पे नहीं है, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए सडन टाइटनिंग होती, कुछ नौकरियां जाती हैं, इन्फ्लेशन आता है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हमारे देश में हमको हमेशा रेट हाइक्स और इन्फ्लेशन में ये देखना पड़ेगा कि कल हमने रेट ग्रोथ के लिए अगर कम कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो हमारे देश का जो गरीब है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, उनकी जिंदगियों पे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि घर वगैरह तो ठीक है खरीदना, पर सबसे पहले सब्जी रोटी खरीदनी होती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगले 6 महीने में हम लोग रेट की डिक्रीज देखेंगे। स्टेबिलिटी का भी एडवांटेज है, क्योंकि जैसे कोई नया घर खरीदना चाहता है या कोई अपग्रेड करना चाहता है या गाड़ी खरीदना चाहता है, अगर उसको स्टेबिलिटी दिख रही है कि भाई अब रेट बढ़ेगी नहीं, तो वो थोड़ा सा अकाउंट फॉर करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिटेल लेवल पे ले सकता है। वही चीज बिजनेस में भी है कि प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आरबीआई इज ट्राइंग टू डू, बट रेट फॉल मुझे नहीं लगता 6-8 महीने होगा। शर्मा जी को लगता है, डॉक्टर एस वी शर्मा आपको लगता है रेट कट? जी देखिए, मैंने बहुत चर्चा सुनी, मैंने निरंजन जी को सुना और मैंने मनीष जी को और मनीष जी को। तो मुझे ये लगता है कि आरबीआई वॉच करेगा कि इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी कैसे फ्लो करती है। अभी इन्फ्लेशन हमारा 4.7% पे है। अगर इन्फ्लेशन और डिसलीरेट होता है, मान लीजिए ये 4 पे आ जाता है या 3.25 पे आ जाता है, तो हमारा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ऊपर रहेगा। अभी हम 6.5% के ऊपर है। अगर 4 पे आ गया तो 2.5% का हमारा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो हमारे पास एक गुंजाइश है कि हम अपना जो रेपो रेट है उसको कट कर सकते हैं, फिर भी हम रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऊपर रहेंगे। तो एक ऐसा पैरिटी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव में रहे, वो नीचे ना जाए, जिससे कि पूरा ग्रोथ और जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। अगर हमारा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव चला जाता है, अगर हम इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे रहते हैं और हमारा रेपो रेट बहुत कम रहता है, तो रियल रेट बिकम्स इन द माइनस ट्रैजेक्टरी। तो ये डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो कैसे मूव करता है। इन्फ्लेशन स्टिकी जोन में रहता है, हो सकता है इन्फ्लेशन अभी हम कह रहे हैं कि 4.7% है, यहीं पे स्टिकी रहे कई महीनों के लिए, तो फिर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर 4 या 4 से थोड़ा नीचे आता है तो देयर इज ए रूम टू रिड्यूस द रेपो रेट, उससे के ग्रोथ को, अभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रोथ है। आपने प्रश्न किया कि जब हमारे पास ग्रोथ है तो रेपो रेट कम करने की जरूरत क्या है, तो मैं इसका आंसर ये दूंगा कि ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें रेपो रेट में कट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ इस लेवल पे अगर वो सपोर्ट नहीं की गई तो ग्रोथ आगे जाके फ्रेजाइल हो सकती है। तो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि जो आरबीआई है वो आने वाले टाइम में अक्टूबर के नवंबर के आसपास जरूर एक कट लेके आएगा, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट, चाहे वो 25 बेसिस पॉइंट पे ही कम करे, लेकिन एक कटौती होगी। और ये भी एक बहुत बड़ी एक एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन जो है 4% से नीचे अगले 2-3 महीनों में जा सकता है, और जो रेपो रेट है वो आगे 2-3 महीनों में 25 बेसिस पॉइंट से कट हो सकता है, जिससे कि एक इकोनॉमिक सेंटीमेंट को, एक प्रोडक्शन सेंटीमेंट को बूस्ट करने के लिए, कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट करने के लिए आरबीआई उसमें एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आगे फेस्टिव सीजन भी है और उसके बाद हमें देखना है कि हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो आगे किस तरीके से सपोर्ट में रहती है, क्योंकि ग्रोथ को हमेशा सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ग्रोथ अपने आप ऊपर नहीं सस्टेन कर सकती ही। ग्रोथ को सस्टेन करवाने के लिए हमें कंजम्पशन डिमांड, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, फैक्ट्रीज में कैपेक्स और ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तभी ग्रोथ जाके आगे सस्टेनेबल होती है और स्ट्रांग होती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा स्ट्रांग रूम है कि हम अपना रेपो रेट आने वाले टाइम में कम कर सकते हैं, बशर्ते हमारा इन्फ्लेशन जो है स्टिकी ना हो और इन्फ्लेशन में डिसलिरेशन
चालू रहे, क्योंकि दूसरी इकोनॉमीज जैसे अगर हम यूएस को देखें, अभी भी वो इन्फ्लेशन के उस दौर में नहीं आए हैं जहां पे उनका एक्सपेक्टेशन है। वो टॉलरेंस लेवल से बहुत ऊपर है। हम टॉलरेंस लेवल से खाली 0.7 बेसिस पॉइंट ऊपर हैं, जो कि टॉप 10 इकोनॉमीज में सबसे बढ़िया है। बाकी सब इकोनॉमीज कोई 100, कोई 200, कोई 300 बेसिस पॉइंट से अपने टारगेट लेवल से ऊपर है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम रेपो रेट में कमी करके अभी नहीं, 2-3 महीने के बाद फेस्टिव सीजन के पास एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए, एक बूस्ट करने के लिए। शर्मा जी, इसमें दो तरह की बातें आ रही, बड़ा मजेदार डिस्कशन हो रहा है। अब मैं जरा हिरनदानी जी के पास जाता हूँ। जी जी, 6.5% की GDP, 6.5% का रिपो और 5.1% का इन्फ्लेशन, और रियल बैंक में जब आप FD करने जाते हैं तो 8 तक जाती है, 7.5, 7, 7.25, 7.5 मान लीजिए आप। अंडरलाइंग रिस्क बहुत ज़्यादा है इन्फ्लेशन फ्लेयर अप होने का। क्यों? क्योंकि रूरल ग्रोथ अब पिकअप कर रही है। खबरें ये भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी थोड़े कम किए जा सकते हैं, ऐसे संकेत रुझान शुरुआती मिले हैं। प्लस एल नीनो का खतरा बना हुआ, तो अंडरलाइंग इन्फ्लेशन को फ्लेयर अप करने के लिए बहुत सारे कारण मौजूद हैं। और अभी इतना ज़्यादा लगभग 50% ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पेमेंट में इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आप ऊपर जाते हैं रुपए की पेमेंट वो अब ले नहीं रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे में रेट कट का रिस्क क्या RBI लेगा? एक, अब वहीं पर फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा होता है कि अगर हम कन्वेंशनल सोच से ही चलते रहेंगे तो हमारे पास ये मौका है एक, उसको हम गंवा देंगे। हम तो वही सोच रहे हैं इकोनॉमिक्स वाले जो हम पढ़ के आए थे ग्रेजुएशन में, उसी तरह से फिट कर रहे हैं। हिरनदानी जी, क्या कहना चाहिए? नीरज जी, मैं पूरा आप पर जो बात कर रहे हैं वो सही बात है। जब तक हम अलग सोच विचार नहीं करेंगे तो हमारे देश को आगे ग्रोथ पाथ पर नहीं ले सकते। कंजर्वेटिव पाथ करते जाएंगे तो हमारा उन्नति, प्रगति, डेवलपमेंट, ग्रोथ, GDP नहीं होगा। हमें ये सोचना है कि हमारे यहाँ ओवरऑल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ओवरऑल हमारे महंगाई इट इज विदिन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉमन मैन। मैं नहीं बोल रहा हूँ और के बारे में, ये फूड और इसके बारे में जब तक वो हो जाएगा, then overall reduction in interest rate will give a boost to the economy beyond imagination, क्योंकि higher interest rate is a higher cost also for business and industry and buying। जो होम लोन्स ले रहे हैं, हमारे स्टाफ ने जो 2 साल पहले होम लोन लिए थे वो 27,000 रुपया महीने के वो दे रहे थे इंस्टॉलमेंट EMI, आज के तारीख में 33,500 वो दे रहे हैं। It is not possible for the person to pay. So ये सब जो बातें कर रहे हैं, you are hurting the common person for the purposes of this. Overall आप GDP की बात कर रहे हैं, overall महंगाई की बात कर रहे हैं। As soon as you have control, it is your duty to actually reduce interest rate to improve growth so that prosperity of India will do. And Prime Minister Modi is very clear कि GDP का ग्रोथ और ग्रोथ पाथ हिंदुस्तान को करते रहना है। मेरे अंदाज से हम थोड़ा भी ब्याज कम कर सकेंगे अंडर द सर्कमस्टेंसेस इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। मेरे अंदाज से हमारा ग्रोथ और भी बड़ा हो सकता है, 7.5 to 8% भी जा सकता। लेकिन आप वो रिस्क नहीं लेंगे टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, देन वो उस तरफ आपकी GDP ग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड ऑल दैट विल बी मोर एक्सपेंसिव और लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और कॉमन मैन जो घर खरीदते हैं और जो खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, दे विल ऑल्सो बी डन। आज की तारीख में भी देखिए तो होम लोन सेगमेंट ऑफ द 1 bedroom हैज कम डाउन एंड 2 and 3 bedroom हैज गॉन अप। सो कॉमन मैन को तो ये ब्याज का अफेक्ट हो ही गया है। इफ यू लुक एट द कार सेक्टर ऑल्सो, द चीपर कार इज नॉट सेलिंग because he cannot afford the EMI of the interest rate being high. तो ये interest rate hike is actually inflationary to the common man from purchasing. So मैं सहमत नहीं हूँ कि we should continue this rate of interest as soon as we have inflation into control, as soon as हमारे food inflation हमारे साथ में है and overall situation is there, ब्याज को कम करना ही चाहिए in order to do it. विश्व में क्या हो रहा है, वी विल बी द लीडर एंड पीपल विल फॉलो अस। आप दूसरे के फॉलो अप करते हैं तो देखिए ना वहां क्या हो गया है। इवन अमेरिका इज इन डिफिकल्टी फॉर द पर्पसेस ऑफ बोरोइंग। व्हाई वी शुड नॉट बी लीडर्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग? I don't agree with at all. The risk of taking an interest rate below coming is not a, it's provided, of course,
food inflation and oil is under control. साकेत जी आप बीच में इशारा कर, आप बोलिए फिर मैं मनीष जी पाया था, बोलिए साकेत जी। तो नीरज जी, मैं एक छोटा सा सबमिशन करूंगा। हाँ, कि इंटरेस्ट रेट से ही इकोनॉमी नहीं चलती है। आई थिंक देयर आर मेनी अदर कॉस्ट ऑफ एन इंडस्ट्री, एंड टू माय माइंड द बेस्ट पार्ट अबाउट वेयर इंडिया इज टुडे, आज जहां पे हम लोग हैं, कि हम लोग की फाउंडेशन सही है। जो हीरानंदानी जी कह रहे थे कि हम लोग लीडरशिप ले सकते हैं, लीडरशिप लेने के लिए इंटरेस्ट रेट्स इज नॉट गोइंग टू गिव अस सस्टेनेबल लीडरशिप। हम लोग के पास और भी कई सारे औजार हैं माननीय मोदी जी के पास। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स का इंप्रूवमेंट है, कितनी देर लग रही है फैक्ट्री के प्रोडक्शन को सेल्स तक पहुंचाने में, हमारे पोर्ट्स में कितना टाइम लग रहा है एक्सपोर्ट्स करने में, हमारी स्केलिंग हो रही है इंडस्ट्री की, कितनी इंडस्ट्री, कितना ट्रेन मैन पावर हो रहा है। तो कई सारी चीजें हैं जो कि जिसपे हम लोग की सरकार इस समय काम भी कर रही है, एंड विच ईच ऑफ विच से हम लोग की कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस आगे बढ़ेगी। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट इज पार्ट ऑफ दैट, बट इंटरेस्ट रेट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एन आर्टिफिशियल जंप टू द इकोनॉमी, जब इतने सारे रिस्क हैं, मुझे नहीं लगता 6 महीने तक होता है। हमारे पास कई सारी चीजें हैं और इस समय करने के लिए, जो कि मोदी सरकार फेमस भी है उसके लिए, कि चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स धीरे धीरे स्टेट्स के थ्रू हो रहे हैं, या लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही कि कैसे इस्तेमाल होगा, कई प्रदेशों ने काम किया है उसके ऊपर, अप्रूवल किए गए। साकिब सर, आपकी थ्योरी एकदम सही है, इसमें एक खाली कैच है। इसमें कैच ये है कि हम जब तक अपने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तब तक दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो हम फिर अपने खेल को रीसेट करने लगते हैं। क्योंकि क्रूड हमारे कंट्रोल में नहीं है, डॉलर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम अगर इस कन्वेंशनल वे से सोचते हुए चल रहे हैं और अचानक से बाहर कुछ और खेल हो गया, तो हमको फिर अपना पूरा गेम फिर से शुरू करना पड़ता है। तो इसको भी आपको हेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरीका ये हो सकता है हम सब कुछ नया सिरे से बना रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बीच में डिसरप्शन आ गया, आप क्या करेंगे, फिर से तो थोड़ी नया बनाएंगे। तो कोई एक मिडिल पाथ लेना पड़ेगा। जो बात हिरनदानी जी कह रहे हैं उसमें एक कैच 22 ये है कि पहले नौकरी या पहले कंजम्पशन, पहले फैक्ट्री लगाएं या पहले डिमांड जनरेट हो जाए। अब इसमें क्या पहले होगा ये हमें समझ में नहीं आता आज तक, कि अगर आप मेरे पास जॉब नहीं है तो डिमांड कहाँ से आएगी। आप करोगे, जब डिमांड करोगे तभी तो मैं नई फैक्ट्री लगाऊंगा। ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, इसको कैसे डील करेगी सरकार? तो ट्रिकी सिचुएशन है, इसीलिए कंजर्वेटिव चलना पड़ेगा। क्योंकि आप इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होना चाहिए, मेरा केवल पॉइंट है कि 6 महीने तक हम लोग को वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये दूसरा साइड लें, अगर हमारे हाथ में यूएस की भी इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में नहीं है, कल हमने अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर दी, यूएस ने बढ़ा दी खुदा न खास्ता 25 बेसिस पॉइंट, और हमारी फॉरेन करेंसी पे इफेक्ट पड़ने लगा, फिर हम लोग कितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल बिल कितना बढ़ेगा, उससे इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा, तो इम्पैक्ट तो हर चीज का है। तो इसीलिए मैं आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इस समय वेट एंड वॉच का अप्रोच ले रहे हैं, कि कंसोलिडेशन जो शब्द होता है, हम लोग को इस समय कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। इस समय विनिंग होम रन के लिए अचानक कुछ करने की शायद हम लोग के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ओके मनीष जी, थोड़ा इसको आप और हम लोगों को एक्सप्लेन करिए। एक चीज़ मैं खाली ये कह रहा हूँ कि मतलब इसको कोई रिलेट मत करें इंडिया से। जब भारत अमेरिका में धुआंधार पैसा डाला जा रहा था सिस्टम में, और उसकी आज बहुत क्रिटिसाइज हो रही है, तो उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया कि खूब सिस्टम में पैसा डाला। उनको दुनिया से मतलब नहीं कि भारत में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एकदम ऑन फायर कर दिया। अब वो उसको ठंडा करने के लिए रेट बढ़ा रहे हैं। ठंडा करो, जॉब कम करो, थोड़ी ग्रोथ स्लो करो, सॉफ्ट लैंडिंग कराओ। हमने उस समय किया नहीं, हम इसके लिए अपनी पीठ ठोकते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, नोट नहीं छापे। लेकिन उनके सेकेंड स्टेप को हम मैच कर रहे हैं। जो बात अभी साकेत जी कह रहे हैं, कल अभी बढ़ाएंगे वो 14 तारीख को, फिर पक्का बढ़ाएगा मेरे को लगता है, क्योंकि उसमें उनके पास ऐसा कोई लीवर नहीं कि वो पॉज पे जाएं। वो एक हाइक और लेंगे, फ्रंट लोडिंग करेंगे, फिर उसके बाद वो उनके यहाँ भी चुनाव अगले साल, तो उसको देश मैच करेंगे। तो हम तो उनके सेकेंड स्टेप को फॉलो करने की या प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे क्या? नीरज, वो तो जंगल का खेल है। हमें बड़े लोग की शादियों में बहुत आवाज हो सकती है,
लेकिन छोटे बंदे की शादी में आवाज होगी तो पुलिस थाने कंप्लेन चले जाती है। तो इसमें तो ये तो जगत का खेल है, उसको कुछ नहीं कर सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने अगर राहुल गांधी की स्पीचेस को सुना हो, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स क्लियरली वॉच करता हूँ, वो बड़ी इस चीज का बात करते हैं कि इंडिया एक निगोशिएशन है। तो एक छोटी सी बात बताऊं कि एक्चुअली क्या होता है कि हिंदुस्तान में इंटरेस्ट रेट्स जो है जब नीचे आती है तो वो बेसिकली पॉलिटिक्स और मिंट स्ट्रीट यानी आरबीआई का एक निगोशिएशन होता है। उसके अंदर पॉलिटिक्स और खास करके नॉर्थ ब्लॉक जो है वो बहुत बार बार इंसिस्ट करता है कि नहीं आप रेटों को घटाओ, क्योंकि उनका ये माना जाता है हिंदुस्तान में कि भाई जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोथ है और आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन है। तो अगर आपको याद हो तो 2012 के अंदर भी यही सब हुआ था। चिदम्बरम जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो रोज बोलते थे सुब्बाराव जी को कि रेट काटो। सुब्बाराव जी डिसअपॉइंट करते थे और फिर एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि बॉस इफ नेसेसरी आई विल रादर वॉक अलोन, मैं अकेला चल पड़ूंगा, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे हम ही सब कर लेंगे। तो बड़ा नाखुश थे वो। उसके बाद में एक इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई हिंदुस्तान के अंदर कि जो गलतियां हमने 2013 के अंदर रेटों को काट करके की उसका हमको भुगतना पड़ा, मुआवजा देना पड़ा 2013 के जुलाई के बाद में, जब 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई और फिर बहुत बड़ा करेंसी के अंदर रन आया, हम फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी बने। और उसके बाद में एक इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग बनी नीरज जी कि भाई ग्रोथ को रेट के थ्रू के नट बोल्ट से नहीं कसना चाहिए, ये बना। उसके बाद में मोदी जी आ गए और मोदी जी जो है वो चिदम्बरम के रिफ्लेक्स से, उनका उल्टा रिफ्लेक्स है। उनको ऐसा लगता है, जिसको मैंने मोदी डॉक्ट्रिन बना, कि ग्रोथ हम मैनेज कर लेंगे किसी दृष्टि से, बाय रिफॉर्म्स हो या फिस्कल एक्सपांशन हो या ठीक से नेविगेट करके चीजों को, आप इन्फ्लेशन को मैनेज ठीक से कीजिए और मैक्रो स्टेबिलिटी को इंश्योर कीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्रोथ की लेवरेज जो है वो हिंदुस्तान के अंदर इतना कम डेट होने की वजह से, डेट टू जीडीपी कम होने की वजह से बहुत कम लेवरेज है रेट्स के ऊपर। तो ये नया फ्रेमवर्क है जो चीजों को हिंदुस्तान में, मतलब बिटवीन मेन स्ट्रीट और नॉर्थ ब्लॉक के नेगोशिएशन को समझता है और उसको जो प्यार से देखता है, तो उसको ये समझ है कि ये गवर्नमेंट मनीष सर फ्रेमवर्क है। नीरज, एक लास्ट पॉइंट, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है रेट्स, उसकी वजह से अब मैं जो अक्सर इकोनॉमिस्ट ये बात करेंगे कि इस वक्त फ्रेमवर्क ही नहीं है कि ना रेटों को एनी सून काटा जाए। सॉरी, आप कुछ बोल रहे हैं। नहीं मनीष जी, ये बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड है, मैं इसके फेवर में हूँ। एकदम सही बात है कि आरबीआई काम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन मैनेज करिए आप, और ग्रोथ सरकार का काम है, वो लेके आए, कहाँ से भी लेके आते हैं। लेकिन जो भारत है ना, ये एक बहुत ही कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री है। फूड चाहिए हमें, और फूड से एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी क्या है? कैपिटल है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हिंदुस्तान जैसे देश में ऊपर जा रही है, लगातार ऊपर है, तो बिजनेस रन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। हम मतलब हो सकता है कि हम अमेरिका को देख के सोचते हो, जहाँ की बेसिक नेसेसिटीज हमसे बहुत डिफरेंट है। तो अगर हमारे देश में पैसा महंगा है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अगर महंगे महंगे लोन दे करके खोमचे पे चाय बिकवाएंगी, तो वो बहुत सस्टेन नहीं करेगा सर। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, आपने जो कहा ना नेगोशिएशन है सरकार और उसके बीच में, ये एक बहुत ही गजब की चीज़ है कि आपको कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा नीचे रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज एक लार्ज पॉपुलेशन जिसके लिए कॉस्ट ऑफ फंड बहुत मैटर करती है, वो कैसे सर्वाइव करेगी, डिमांड कैसे जनरेट? मुझे नहीं पता मैं 1 मिनट के अंदर इसको कैसे समझा सकता हूँ, लेकिन दर्शक को ये बेसिकली अगर मैं कन्वे कर पाऊँ अगला 40 सेकंड में, कि आप 1 मिनट लीजिए ना, 1 मिनट समझाइए आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जो हिंदुस्तान का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो हम कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने साइंटिस्ट, कितने आर्किटेक्ट पैदा करते हैं, कितने बेहतर पैदा करते हैं रिलेटिव टू द वर्ल्ड, कितने अच्छे पैदा करते हैं, वो डिसाइड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कैपिटल है हमारी। जबकि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक्चुअली क्या है? डेटर और क्रेडिटर के बीच का निगोशिएशन है। और इंटरेस्ट रेट के ऊपर हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है नहीं। जो फाइनेंस इंडस्ट्री को अच्छे से समझता है वो ये जानता है कि 2006-07 के अंदर, जब 2003 से 7 के अंदर लगातार आरबीआई ने रेटें बढ़ाई थी, उसके बावजूद भी 2006 या 7 के अंदर एक आम आदमी को, एमएसएमई को बड़े आसानी से लोन उपलब्ध हो रहे थे, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा था।
और जब उसका उल्टा अभी 2020-21 के अंदर ऐसा लग रहा था कि रेटें भयंकर कम हो गई है। 2009 के अंदर रेटें भयंकर कम हो गई थी, 3.25 के ऊपर रोजाना बैंकों को पैसा मिल रहा था। लेकिन उस वक्त जो आम इंसान है जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है ना, वो आरबीआई की पॉलिसी से बहुत रिलेट नहीं कर पाते हैं। वो एक्चुअली क्या है, जनरल सेंगुइन कितनी है कंडीशंस, इकोनॉमिक एजेंट जो है। बहुत इंटरेस्टिंग मनीष जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आप ले आए। यहीं पे मोदी डॉक्ट्रिन आता है। मोदी डॉक्ट्रिन उसी जगह पे काम बढ़िया से करेगा, मुझे लगता है सक्सेसफुल होगा, जब देखिए पहले 2000 से लेकर के 2012, 14, 15 जहाँ तक आप लीजिए, वहाँ तक जो मनी फ्लो था और जो ग्रोथ थी उसमें कोई लेन देन, आपने खुद ये दिखा, हम लोगों ने भी देखा कि उसका कोई कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा था। उस समय पैसा कंजम्पशन में जा रहा था और ड्राई कंजम्पशन था, जिसका खामियाजा हमने बाद में हमारे बैंकों ने एनपीए के तौर पे भुगता। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि मोदी डॉक्ट्रिन चल रहा है यहाँ पे और वो अब ग्रोथ कर मैं मैनेज करूँगा और उसको मैं चैनलाइज करूँगा, इंस्टीट्यूशनल वे में चैनलाइज करूँगा, तब आपको लो कॉस्ट ऑफ फंड रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा कैपेक्स करूँगा या मैं कोई चीज़ लेकर के ऐसी करूँ जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा। क्योंकि मुझे क्यों दिलचस्पी होनी चाहिए। आज देखिए ना, आप सरकार का ही कैपेक्स सबसे ज़्यादा है, हर साल वो बढ़ा कर रहे हैं, 37% बढ़ा 10 लाख करोड़ का उन्होंने कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है, मे बी मैं थोड़ा उल्टा सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा कॉस्ट ऑफ फंड अगर आप नीचे रखेंगे तब शायद बात बने, क्योंकि हमारी टोटल डिपेंडेंसी हमारे स्टार्टअप कल्चर की यूएस पे है कि उधर से पैसा आएगा तो हम चलाएंगे। छोटा जवाब, फिर उसके बाद एक जवाब मुझे हीरालाल जी से लेना। जी नीरज, क्या है कि देखिए नेगोशिएशन है इसके अंदर भी कि रेटों को थोड़ा बहुत 50-25 ऐसा ज्यादा रख लो, लेकिन फिस्कल डेफिसिट हिंदुस्तान का प्री कोविड रन रेट से 2.5% ज्यादा है। आप अगर 350 लाख करोड़ की इकोनॉमी के हिसाब से सोचें इसको, तो करीबन ये आप देख लिए 6-7 लाख करोड़ जो है एक्स्ट्रा, 8 लाख करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर रही है गवर्नमेंट अभी एज ए परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी। तो वो है ट्रेड ऑफ कि आप रेटों को जैसे बिहेव करना है करिए, क्योंकि उसका एक वाइडर जो पर्सपेक्टिव है रेट्स को जो आरबीआई को करना चाहिए करे। हम 8-9 लाख करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। वो है डिसोसिएशन कि गवर्नमेंट बोल रही है कि ग्रोथ हम मैनेज कर लेंगे, रेट्स और इन्फ्लेशन को आप मुझे डिलीवर करके दो। परफेक्ट। नंदानी जी, देखिए आपके पक्ष में मैंने बहुत देर तक मनीष जी से जरह कर ली, अब आप बताइए आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नीरज जी देखिए, एप्पल जैसे कंपनी 5 साल पहले जब भी पैसे उठाए मार्केट से, तो वो 0.1% रेट में उन्होंने पैसे अमेरिका में उठाए थे। आज की तारीख में जब भी उठाए वो 5.5% से उठाए। कोई फर्क नहीं पड़ता एप्पल को कि वो 5.5% पे करते हैं, तो वो देश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पैसे डालते जा रहे हैं सरकार। यहाँ जरूर फर्क पड़ता है। आप देखेंगे जो कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, उनको जो खरीदना है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको जो आप रेट्स बढ़ा दिए हैं उनको सहन नहीं हो रहा है। जो नए नए मिडिल क्लास के लोग आज बोरोइंग से काम करते हैं, उनका रेट जो बढ़ गया है वो सहन नहीं हो रहा है। इट इज ऑल राइट फॉर कैपिटलिस्ट और रिलायंस वगैरह वगैरह को दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट एन इशू, बिकॉज वो इंटरनेशनल कैपिटल भी आ जाता है और सब कुछ हो जाता है। बट फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन जो गाड़ी खरीदता है, जो घर खरीदता है, जो कपड़े खरीदते हैं, if you continue to make interest rates high, then you cannot get the growth that you do. Individual को hurt हो रहा है। आप कुछ भी कहें, ये definitely is affected. It is all right to talk on macroeconomic 6% and 7% and 8%, वो ठीक है, लेकिन घर के लोन्स 6.4% थे, वो आज 8.6% हो गए। कैसे सहन होगा कॉमन मैन को? It's not possible. They cannot afford to do that. इसलिए वो लोग नहीं खरीदते और उनको तकलीफ होती है। How are you going to get GDP growth of the common man? हाँ, देश बढ़ सकता है, रिलायंस बढ़ा सकता है। नीरज जी, क्या ये रियल एस्टेट में स्लोडाउन के संकेत मिलने लगे हैं क्या? नहीं, उल्टा बढ़ गया है, पर हमारे 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम ज्यादा बढ़ रहे हैं, 1 बेडरूम स्लो बढ़ रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सेक्टर को आज की तारीख में EMI सहन, जो ब्याज है वो नहीं सहन हो रहा है। इसलिए आप देखा जाए तो 1 बेडरूम के जो फ्लैट है वो कम सेल है। लास्ट 6 महीने में पहली बार हिंदुस्तान में ग्रोथ ऑफ 1 बेडरूम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग वाज स्लोअर देन मिडिल लेवल एंड हाई इनकम हाउसिंग। तो ये कैसे से होगा? अल्टीमेटली यू वांट द कॉमन मैन टू गेट हाउसेस,
So what we are saying is okay at the macroeconomics level, और ये सब बातें सही है और जो सब बोल रहे हैं वो भी सही है, मैं नहीं कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता हूँ. But interest rates in America is not going to affect the common man over there. उनको बहुत ही सहूलतें दे रहे हैं and even the states are giving and everybody is giving. In India ये सहूलत नहीं है. We don't have that kind of benefit which is able to come to it. We have to think of के इंटरेस्ट रेट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं जल्दी से जल्दी. द मिडिल क्लास पीपल विल गेट अफेक्टेड. सो प्लीज डोंट ओनली थिंक ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स एंड बिग पर्संस एंड बिग बोरोवर्स ऑफ द होल मैटर. ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वांट दैट, बट एज करेक्टली सेड बाय शर्मा जी दैट इट विल नॉट अफेक्ट दोज पीपल. उनको अफेक्ट नहीं करने वाली, लेकिन जो मिडिल के लेवल हैं उनको डेफिनेटली अफेक्ट हो रहा है. इसलिए जी मैं सहमत नहीं हूं कि आरबीआई शुड नॉट कंसीडर रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लौट के आगे इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे. शर्मा जी के पास चलेंगे. छोटे मझोले उद्योगों की हालत क्या है उस पर बातचीत होगी थोड़ी सी ब्रेक के बाद तुरंत. और बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा अभी चल रही थी, रेट कट हो कि ना हो, और इस पे बहुत ही मज़ेदार पॉइंट्स सारे एनालिस्ट ने अपने अपनी तरफ से रखे, बहुत ही लॉजिकल थे. आपको इसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए. डॉक्टर एसपी शर्मा जी, काफ़ी हम लोगों ने रेट कट पे बात कर ली. अब मैं जानना चाहता हूँ कि एसएमई एमएसएमई कैसा काम काज चल रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हीरानंदानी जी के कॉनोटेशन से बहुत सहमत हूँ, जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसेस है वो मैटर करता है बिजनेसेस में, नॉट ओनली द बिजनेसेस बट फॉर द कॉमन मैन आल्सो. क्योंकि इंडिया में जनरली कॉस्ट ऑफ फाइनेंसेस हाई रहती है. इवन जब हमारा रेपो रेट जो है 4-5% होता है, तब भी कंपैरेटिवली हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसेस सिग्निफिकेंटली हाई होती है एज कंपेयर्ड विद ऑलमोस्ट ऑल द एडवांस्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज. तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का सीधे तौर पे बिजनेसेस के ऊपर और आम आदमी के ऊपर असर होता है. अगर मैं आपको बताऊं कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस, कॉस्ट ऑफ लैंड, इन सभी के ऊपर सारा बिजनेस का खेल होता है. और इसी के ऊपर ही इंडस्ट्री बॉडीज जो है अपनी पैरवाई करती हैं, एडवोकेसी करती हैं, सरकार को प्रेस करती हैं उन चीजों को मेलो डाउन करने के लिए कि हमें इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए. कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स हाई है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए. और इनमें सबसे ऊपर होता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, जो कि सरकार के, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है कि हम किस तरीके से बहुत कम समय में बहुत बड़े अच्छे तरीके से कॉस्ट ऑफ फाइनेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं. लेकिन जब मजबूरी होती है, जब इन्फ्लेशन हाई होता है, तब जाके उसको ये विचार करना पड़ता है कि हमें जो रेपो रेट है इंक्रीज करना है. अदरवाइज आरबीआई भी इस फेवर में नहीं होता कि वो कॉस्ट ऑफ फंड्स को ऊपर रखे, कि रेपो रेट को ऊपर रखे. वो जैसे ही मौका मिलता है वापस उसको उस लेवल पे लाने की कोशिश करता है, जो कि उसका एक एडिक्वेट लेवल अभी इंडिया में पिछले काफी वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो एवरेज 4% का रेपो रेट है वो एक इक्विलिब्रियम बनाता है कि हाँ ठीक है भाई, हम इस रेट के ऊपर थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं. भले ही वो फिर भी ज्यादा है दूसरे इकोनॉमीज से, फिर भी वो बिजनेसेस जो है उसको एडजस्ट कर लेते हैं. लेकिन इस लेवल पे जो लोन लेने वाले लोग हैं, जिन्होंने लगभग कोई 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो उनका जो ईएमआई है वो 2000 रुपए से इंक्रीज हो गया, तो वो कैसे सस्टेन करेंगे? जो बिजनेसेस हैं, वो जो छोटे मझोले, खासकर जो माइक्रो एंड जो स्मॉल यूनिट्स हैं, वो कैसे सस्टेन करेंगे? वो तो पहले ही जब 4%, 4.5% का रेपो रेट था, तभी से वो कह रहे थे कि कॉस्ट ऑफ फंड्स कोरोना के बाद अभी भी ज्यादा है. दूसरे इकोनॉमीज जो है बहुत कम रेट पे अपने जो बिजनेसेस हैं उनको फाइनेंसेस मुहैया करवा रहे हैं. तो इस लेवल पे तो बहुत मुश्किल है. ये तो मजबूरी है कि आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस माहौल में सस्टेन करना और आगे बढ़ना बहुत एक चैलेंज बन जाता है, खासकर ऐसे हेडविंड्स में, जबकि डिमांड भी चैलेंज रहती है और जो सप्लाई है वो भी चैलेंज है. तो मैं बिल्कुल इस फेवर में हूं. मैं हीरानंदानी जी के कॉनोटेशंस को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हूं कि प्रैक्टिकली इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसेस है वो बहुत हाई है, और अभी तो एक्सट्रीमली हाई है. उसको हमें कट करके नीचे लेके आना ही होगा अगर हम ग्रोथ को सस्टेन करवाना चाहते हैं. अगर हम ग्रोथ को एक लेवल पे 7-8% के ऊपर सस्टेन करवाने की चेष्टा रखते हैं, तो हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो 4-4.5% के ऊपर का रेपो रेट नहीं चाहिए, वरना कंजम्पशन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी. ज्यादा हो गया सर, 2% कटवा रहे हैं आप.
कितने बार में काटेंगे? 25-25 बेसिस काटेंगे, 8 बार काटना जी जी। अल्टीमेटली ओवर दिस पीरियड ऑफ 1 year or 2 years वी हैव टू कम बैक टू द लेवल ऑफ 4% इफ द इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी बैंकों ने ना 7%, 7.25% पे फंड रेज किए हैं। जी बिल्कुल, आप सोचिए कैसे देंगे वो लोग। जी बिल्कुल आपसे सहमत हैं, लेकिन अभी जो 4% का रेपो रेट हमने देखा कुछ क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, उसी का नतीजा है कि आज हम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है, क्योंकि कंजम्पशन ने हमें सपोर्ट किया। जब आप रेट ज्यादा रखेंगे तो कंजम्पशन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये बिजनेसेस को भली भांति पता है कि कंजम्पशन नहीं होगा तो फैक्ट्रीज में एक्सपेंशन नहीं होगी। जब कंजम्पशन नहीं है तो फैक्ट्रीज अपना कैपेक्स क्यों करेंगी? जब डिमांड ही नहीं है तो 70 यूनिट बिक नहीं रहे तो 80 क्यों करेगा या 90 क्यों करेगा? वो तो तभी करेगा जब डिमांड होगी। तो कैपेक्स तभी होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तभी होगा जब कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन तब होगा जब लोगों को सही मायने पे एक जो है वो मुहैया करवाया जाएगा। जब रेट ज्यादा होगा तो बच्चों का स्कूल का फी और ये सब चीजें लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ेंगी, और जो डिमांड है वो सस्टेन नहीं ये कर सब पाएगी। देखिए, ये आरबीआई नहीं देखेगा, ये सब सरकार को देखना है कैसे वो मैनेज करते हैं। अच्छा, समय मेरे पास कम है, एक कमेंट मिले। साकेत जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या होगा एक एमिकेबल सिचुएशन 2023 कैलेंडर ईयर के लिए? मैं मान के चलता हूँ 23 कैलेंडर ईयर में वेट एंड वॉच, कोई उम्मीद न रखें जी। मुझे लगता है मार्च अप्रैल से पहले रिडक्शन मुश्किल है। क्रिसिल का ये मानना है कि शायद जैन फेब वाले महीनों में हो सकता है कि वो कट करें रेट, ऐसा माहौल बना रहेगा अगर यही सिचुएशन चलती रही तो। अच्छा होगा, बट अभी वेट एंड वॉच है। ये जो अच्छे पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं इनको हमें कंसोलिडेट करके, अगर ये लगेगा कि सस्टेन बेसिस है और रिस्क नहीं आते हैं, तब तक शायद एल नीनो का भी फर्क क्या कितना इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है हमें उपज पे, वो भी पता चल जाएगा। तो वो सब पता चलने के बाद, अकाउंट के बाद जो रिडक्शन से भलाई तो होगी हम लोग की, पर तब तक वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ओके, मनीष जी, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? क्योंकि इंडस्ट्री चाहती है कि रेट नीचे लाइए, आप लोग कह रहे हैं कि रेट नीचे आने की सिचुएशन नहीं बन रही है। अच्छा, रियल इन्फ्लेशन मुझे नहीं लगता कम हुआ। आलू टमाटर की सब्जियां जो है अभी फिर से महंगी होनी शुरू हो गई। 2-3 महीने पहले तो सस्ती थी, अब वो फिर से ऊपर चली गई हैं। आज आप जाइए, भिंडी 200 रुपये किलो मिल रही मुंबई में, 50 रुपये पाव। तो वो इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है। तो क्या सिचुएशन क्या बनेगी? नहीं नीरज जी, तो ये बात सही है कि मैंने बोला था कि निगोशिएशन है, तो उसमें इंडस्ट्री भी एक पार्टी है निगोशिएशन का जो हमेशा बोलेगी रेट 0 होनी चाहिए, है ना। तो वो तो जरूरी है। एक्चुअली कैसे हमको एग्जैक्ट पता पड़ेगा कहाँ होना चाहिए, यही सब फाइट्स होनी चाहिए। मैं एज एन एनालिस्ट, क्योंकि मेरा दोनों तरफ इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं एज एन एनालिस्ट इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि नहीं, शायद नहीं होगी। बट इंडस्ट्री का ये मानना कि नहीं रेट तो बहुत कम होनी चाहिए हिंदुस्तान में, वो सही है, क्योंकि उसी तरह से तो इवेंचुअली नेगोशिएशन होगा। सिर्फ एक और बात, प्रिंसिपली जो है ऑडियंस को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो 9.5% का प्राइम मॉर्गेज है, वो ऐसा लगता है ऑन टॉप ऑफ इट कि 7% के यूएस से ज्यादा है, लेकिन वो यूएस का 7% हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल रेट रियल टर्म्स में देखा जाता है। यूएस की इन्फ्लेशन अगले 10 साल की एक्सपेक्टेड जो मार्केट प्राइस कर रहे हैं वो 2.5 है, 2.25 है रादर, और 7 माह का मॉर्गेज है, प्राइम मॉर्गेज, यानी कि 4.5-5% का रियल रेट है, जो वहां के होम बायर को देना पड़ेगा, मॉर्गेज वाले को देना पड़ेगा। जबकि हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन 5.5 एक्सपेक्टेड है मार्केट के हिसाब से, और हमारी अगर प्राइम रेट 9-9.5 है, तो हमारी रियल रेट्स एक्चुअली यूएस के मार्केट से कम है, ज्यादा नहीं है। तो हमेशा रेटों को रियल टर्म्स में देखा जाना चाहिए जब दो कंट्रियों को सॉर्ट ऑफ आप कंपेयर करेंगे तो। जी, कई सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, और शायद ऐसे डिस्कशन के बाद कोई सोल्यूशन निकलता होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अंडरलाइंग रिस्क बहुत है। जैसे चाइना बहुत पैसा झोंक रहा है, उसने अपने बैंक्स का रेट कट करो, अपने डॉलर डिनोमिनेटेड एफडीज पे रेट कम करा रहा है, जिससे सिस्टम में और पैसा जा सके, उनके यहाँ मुश्किल हो रही है। तो रिस्क तो है इन्फ्लेशन का, और हम लोग बिल्कुल ना एकदम वर्ज पे खड़े, कांटे से कांटे निकालने वाली बात जिसको मैं कहता हूँ ना, कि एकदम आपने ऐसा कोई तूफानी तीर नहीं मार लिएगा इतने कंफर्ट सिचुएशन में आके कि अब आप कुछ भी करें। आप अभी भी आप उस जोन में जहाँ पे बहुत रिस्क है इन्फ्लेशन को लेकर के। अभी मान लीजिए पेट्रोल डीजल के दाम कट जाए 5-10 रुपये, देखिए आप कैसा डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे। तो ये रिस्क को देखते हुए एक नेगोशिएशन वाला वर्ड अच्छा लगा मुझे। इस पर बात कुछ निर्भर करेगी, लेकिन चुनावी वर्ष है, कुछ भी हो सकता है, नज़र हम लोग बनाए रखेंगे, देखते हैं आगे कैसे चीज़ें पैदा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इस चर्चा को शामिल हों।